भाग 23। अगला दिन रचना जी अपनी वही दिनचर्या हवेली में भी पूरी कर रही थीं। इस समय वो हवेली के पूर्व दिशा में बने हुए कुलदेवी के मंदिर में बैठ पूजा की थाल सजा रही थीं। तो वहीं आहना हवेली के आंगन में लगे तुलसी के पेड़ पर जल अर्पण कर रही थी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। जैसे ही आहना ने मंत्र पढ़कर जल अर्पण किया, उसके कानों में दिया की आवाज पड़ी। चाची साहब, तुलसी मैया को जल चढ़ाते हुए ये क्या बोल रही थी? सुबह सुबह दिया को यहाँ देख आहना मुस्कुरा उठी और प्यार से बोली, इसको गायत्री मंत्र कहते हैं दियो, आप भी सीख लीजिएगा। पर हमें कौन सिखाएगा? दिया तुरंत बोलती है। तो आहना उसे गोद में लेकर बोली, हम सिखाएंगे ना, शाम को सिखाते हैं, ठीक है? अभी जाओ आप खेलो, हम मासा के पास जाते हैं। हम भी चलेंगे, हमें भी पूजा करनी है, दिया ने प्यार से कहा। तो आहना ने हामी भर दी और उसे अंदर हवेली में रचना जी के पास लेकर चली आई। रचना जी ने दिया और आहना को साथ देखा तो प्यार से बोली, क्या बात है, आज से दिया भी पूजा करेगी क्या? जी दादी सा, और तो और हम चाची सा से गायत्री मंत्र भी सीखेंगे, ओम शांति शांति वाला। 4 साल की दिया के मुंह से ये सुन रचना जी मुस्कुरा उठी और बोली, अच्छा ठीक है, अब हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ, हम आरती करते हैं। उनकी इस बात पर दिया और आहना दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और रचना जी आरती गाने लगीं। जब रचना जी आरती गा रही थी, उसी समय घर के लगभग सभी लोग आ चुके थे। आरती कर रचना जी ने सबको आरती दी और प्रसाद दिया। अवंतिका और कंचन दोनों किचन में थीं, तो आहना भी उनके पास चली गई उनकी मदद कराने। पर वो जैसे ही किचन में पहुंची, उसने देखा वो दोनों लगभग सारा काम निपटा चुके थे। ये देख आहना ने प्यार से कहा, हमें तो आने देते, आप लोगों ने तो सब कर दिया। आहना की इस बात पर अवंतिका मुस्कुराकर बोली, हमारा काम तो रोज का है, आदत है, जल्दी हो जाता है, और आज तो कंचन भी आ गई थी तो और जल्दी हो गया। अच्छा फिर ठीक है, आप दोनों जाइए और आराम कीजिए, बाकी का काम हम देख लेंगे, बस बर्तन ही तो धोने हैं। आहना ने इतनी मासूमियत से कहा तो कंचन और अवंतिका उसे मना नहीं कर पाए और बाहर को चले गए। कंचन बाहर आते ही वरुण की तरफ चली गई, जो कि कुछ परेशान सा लग रहा था। वहीं अवंतिका इधर उधर दिया को ढूंढने लगी तो उसकी नजर उत्कर्ष पर पड़ी, जिसकी गोद में दिया थी। ये देख अवंतिका की आंखों में डर पसर गया। जैसे ही उत्कर्ष की नजर उस पर पड़ी, वो अवंतिका को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा और उसे अंदर कमरे में जाने का इशारा किया। अवंतिका अंदर कमरे में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी उसके साथ क्या होने वाला है। पर जब एक बार फिर उत्कर्ष ने उसे घूर कर देखा तो वो अपने पैर उस तरफ बढ़ाने के लिए मजबूर हो गई। पर शायद किस्मत आज उसके साथ थी। जैसे ही अवंतिका ने कदम बढ़ाया, अंदर किचन से आहना ने आवाज लगा दी, दीदी 1 मिनट इधर आइए, ये सामान कहाँ रखना है, हमें पता नहीं है, बता देंगी? आहना की आवाज सुन अवंतिका के चेहरे पर एक राहत का भाव आया, पर उसने उन्हें अपने चेहरे पर दिखाया नहीं और उत्कर्ष की तरफ देखा तो उत्कर्ष ने अपनी दिशा बदल दी, वो और कहीं चला गया। ये देख अवंतिका अंदर किचन में आहना के पास चली गई और उसकी मदद करने लगी। कुछ देर बाद सभी लोगों ने साथ में बैठकर नाश्ता किया। सुबह से लेकर शाम कब हुई, वक्त कैसे बीता, बातों की जमघट में पता ही नहीं लगा। उत्कर्ष, अवंतिका का कमरा। आपसे कहा था ना हमने दिया का ख्याल रखने के लिए, तो फिर वो रचना मासा के पास मंदिर में क्या कर रही थी, जबकि आप कंचन के साथ बातें करते हुए किचन बाहर आ रही थीं? उत्कर्ष ने चिल्लाते हुए पूछा, पर अवंतिका खामोश खड़ी थी। ये देख वो और भड़क गया, हमारी बात का जवाब देंगी या यूं ही हमेशा खामोश रहने का इरादा है आपका? उत्कर्ष, जिसने अवंतिका को दीवार से लगाया हुआ था, उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से घूरते हुए बोला। अवंतिका के लब थरथरा रहे थे, वो बस इतना ही बोल पाई, उत्कर्ष जी, वो हम। अवंतिका ने इतना ही कहा था कि उत्कर्ष ने चिल्लाते हुए कहा, क्या वो हम, कहिए क्या? उत्कर्ष के इस तरह चिल्लाने से अवंतिका बहुत ज्यादा डर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और आंखें लाल हो गईं। उत्कर्ष की नजर जब उसकी आंखों और उसके मासूम चेहरे पर पड़ी, जिस पर डर के भाव थे, तो गुस्से में उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और पीछे हटने को हुआ कि इस बार उसकी नजर उसके थरथराते लबों पर पड़ गई।
ऐसा होते ही उसका दिल दिमाग सब कुछ उससे बगावत कर गया और अगले ही पल उसने अपनी मुट्ठियों को खोल अवंतिका के हाथ को अपने हाथों में थामते हुए उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा लीं और उसके चेहरे की तरफ झुक उसके अधरों पर अपने अधर रख दिए। ऐसा होते ही अवंतिका की आंखों से आंसू बह पड़े, पर वो कुछ न कह सकी न कुछ कर सकी, क्योंकि वो मजबूर थी हालात के आगे और अपनी ही मोहब्बत उत्कर्ष के आगे। माहेश्वरी परिवार को आज हवेली आए पूरा 1 महीना हो चुका था। इस बीच ऋत्विक को ज्यादा केस लड़ने के लिए नहीं आए, और अगर आए भी तो उसके लिए ऋत्विक मुंबई चला जाया करता था। काव्या के कॉलेज के हॉलीडेज थे, इस वजह से वो अपने साइड से बिल्कुल फ्री थी। युवराज भी इस समय फ्री ही था। वरुण भी बिजनेस का काम यहीं से देख लेता था। ये तो अच्छा था कि उनके सारे एम्प्लॉयर्स और मैनेजर उनके प्रति बहुत ऑनेस्ट थे। ये इसी का नतीजा था कि आज पूरे 1 महीने तक ऑफिस न जाने के बाद भी एम्प्लॉयज ने कोई शिकायत नहीं की थी। रात का समय, अरुंधति जी का कमरा। अब तो बेटे की भी शादी हो गई सर, आपने काव्या के लिए कुछ सोचा सर या नहीं, या फिर हम कुछ सोचें? अरुंधति जी ने विक्रम जी और रचना जी को देखकर कहा। तो विक्रम जी बोले, पर मासा काव्या की तो अभी पढ़ाई चल रही है, पर 1.5 साल में खत्म भी तो हो जाएगी। अच्छा रिश्ता ढूंढने में वक्त लगता है, अभी से ढूंढना शुरू करेंगे तब जाकर कहीं रिश्ता कोई मिलेगा। अरुंधति जी ने अपनी बात रखते हुए कहा। तो रचना जी ने मुस्कुरा कर कहा, जैसा आपको ठीक लगे मासा, अभी हमारी नजर में तो कोई नहीं है, पर अगर आपको कभी कुछ ऐसा लगता है तो जरूर बताइएगा। ठीक है, पर रचना बिंदनी थे काव्या को थोड़ा बहुत घर गृहस्थी की चीजें सिखाना शुरू कर दो। उसे काफी कुछ आता है, पर हम नहीं चाहते कि उसे कभी कोई भी किसी चीज के लिए ताना दे। मानो हूँ दिया से इस घर की लाडली, पर उससे भी पहले हम सबकी जिंदगी में काव्या आई थी। छोटी से वाह भी, प्यार से समझा बुझाकर सब कुछ सिखाना ठीक से। अरुंधति जी ने अपनी बात रखी। जी मासा, हम समझ गए, रचना जी ने कहा। तो अरुंधति जी विक्रम जी से कुछ और बात करने लगी। रचना जी को अरुंधति जी की ये बात बहुत अच्छी लगती थी। वो हर किसी के बारे में सोचती थी, हर किसी से प्यार करती थी, फिर चाहे वो छोटी सी दिया हो, काव्या हो, आहना हो या फिर खुद रचना जी ही क्यों ना हो। अरुंधति जी बस बाहर से ही सख्त हैं, बाकी अंदर से बहुत ही ज्यादा कोमल और शीतल हैं, और कोई एक बार अगर उनके दिल में उतर जाए तो बस क्या ही कहना। और इसी के साथ अरुंधति जी विक्रम जी और रचना जी के साथ बिजनेस की कुछ छोटी मोटी बातों का जिक्र करने लगती हैं कि मुंबई में काम कैसा चल रहा है, और अलवर के काम के बारे में भी उन्हें बताती हैं, जो कि हालांकि उत्कर्ष लीड कर रहा था, पर अरुंधति जी को उसकी सारी खबर थी। बाहर खड़ी काव्या ने जब अपनी शादी का जिक्र सुना तो उसके पैर वहीं लड़खड़ा गए। दरअसल वो रचना जी से कुछ बात करने के लिए ही आ रही थी। तभी उसके कानों में ये बात पड़ गई और उसकी आंखों में नमी ने जगह बना ली। वो तुरंत भागते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और दरवाजा लगाकर बिस्तर के एक तरफ बैठ तुरंत अपना फोन उठाकर किसी को कॉल मिलाने लगी। ऋत्विक अपने कमरे में बैठ लैपटॉप पर एक न्यू केस से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ रहा था, तो वहीं अवंतिका और कंचन किचन में काम समेट रही थीं। दिया उत्कर्ष के पास थी और आहना ने बस अभी अभी काव्या के लिए हल्दी वाला दूध बनाया था। दरअसल उसे हल्दी वाला दूध पीना बहुत पसंद था और वो रात को बिना पिए सोती नहीं थी। आज काव्या उसे खुद लेने नहीं आई, तो आहना ने उसे कमरे में देकर आना ही बेहतर समझा, इसीलिए उसके कमरे की तरफ बढ़ चली। काव्या का कमरा। काव्या ने 2-3 बार किसी शख्स को फोन मिलाया, पर उसने नहीं उठाया। ये चौथी बार था कि काव्या ने नंबर डायल किया और कॉल मिलाकर जैसे ही अपने कान से लगाया, दूसरी तरफ से शख्स ने फोन उठा लिया और प्यार से बोला, हेलो, सॉरी थोड़ा सा बिजी था, क्या वो कुछ अर्जेंट काम है क्या, इतने फोन? जैसे ही उस शख्स ने ये कहा, इस तरफ काव्या की सिसकी फूट पड़ी, जिसे सुन दूसरी तरफ वाला शख्स भी घबरा गया और जल्दी में बोला, काव्या क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, बताओ तो मुझे। उसने पूछा, पर काव्या कुछ नहीं बोली, बस उसका रोना तेज हो गया। ये सुन दूसरी तरफ वाले शख्स ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, आपको हमारी कसम है काव्या, शांत हो जाइए। ये सुनते ही काव्या ने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया और किसी तरह अपना रोना बंद किया। तो शख्स ने फिर आगे कहा, बस अब बिल्कुल नहीं रोना, और अब बताओ क्या बात हुई है।
आहना, जो कि काव्या के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई थी, उसके कमरे के बाहर खड़ी थी। काव्या की और उस शख्स की बात करने की आवाज दरवाजे से बाहर तक आ रही थी। जब आहना ने उस शख्स की आवाज सुनी तो कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगा कि यह आवाज उसकी किसी अपने की है, जाने पहचाने की है। तभी उसके कान में काव्या के आगे के शब्द गूंजे, शौर्य, आपको पता भी है यहाँ पर घर में हमारी शादी की बात चलनी शुरू हो चुकी है। हमें बहुत डर लग रहा है। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप ही से शादी करना चाहते हैं। आप प्लीज यहाँ पर आ जाइए ना, हमें आपकी बहुत जरूरत है, प्लीज। काव्या की बात सुनकर जितना हैरान उस तरफ शौर्य हुआ था, वहीं उतनी ही हैरान आहना भी हुई थी। पर वो अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती थी। उसे तुरंत के तुरंत अपने कमरे में जाना था। पर काव्या रो रही थी और वो उसे ऐसे रोता भी तो नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उसने धीरे से दरवाजा खटखटा दिया। यह आवाज सुन काव्या ने तुरंत फोन काट दिया और अपने आंसू पोंछ अपना हुलिया ठीक करते हुए जोर से बोली, कौन है? हम हैं काव्या, आपके लिए हल्दी वाला दूध लाए हैं, आहना ने कहा। तो काव्या उठी और दरवाजा खोल दिया। आहना अंदर आई तो देखा काव्या का चेहरा काफी बुझा हुआ लग रहा था, पर काव्या अपने भाव छुपाने की बहुत अच्छी कोशिश कर रही थी। लगातार अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए वो बोली, अरे भाभी सा, आप क्यों आई? हम बस आ ही रहे थे ना दूध लेने के लिए। आप आए या हम लाएं, कोई नई बात नहीं है। लीजिए अपना हल्दी वाला दूध, ग्लोइंग स्किन के लिए। आहना ने मुस्कुराते हुए दूध उसकी तरफ बढ़ा दिया तो काव्या उसे पीने लगी। वहीं आहना काव्या के चेहरे को एकटक देखते हुए दिल ही दिल में बोल उठी, बच्चियां कब बड़ी हो जाती हैं पता नहीं चलता। वो काव्या जो हर बात सबको चीख चीख कर बताती थी, आज हमसे इतनी बड़ी बात छुपा रही है। कोई नहीं, छुपा लीजिए आप, पर हम इस बात की तह तक जाएंगे। आपको यूं रोते हुए नहीं छोड़ सकते काव्या। आप जिससे भी मोहब्बत करती हैं, अगर आप दोनों की मोहब्बत सच्ची हुई तो हम आपके साथ हैं। काव्या ने अपना दूध खत्म कर लिया तो आहना ने गिलास लिया और उसे प्यार से गुड नाइट बोलकर कमरे से बाहर आ गई। उसके जाते ही काव्या की आंखें एक बार फिर नम हो गईं और उसने तुरंत लाइट ऑफ की। बिस्तर पर लेटी और चादर ओढ़ एक बार फिर शौर्य को फोन मिला दिया। ऋत्विक, आहना का कमरा। ऋत्विक लैपटॉप पर आज की सारी मेल्स चेक कर रहा था। तभी कमरे में आहना आई, जो कि परेशान सी इधर उधर घूमने लगी। उसे परेशान देख ऋत्विक ने अपना लैपटॉप बंद किया और उसे साइड टेबल पर रख उसकी तरफ बढ़ गया। इस एक महीने में ऋत्विक और आहना एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझने लगे थे। दोनों ने मिलकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला लिया था, जिसमें दोनों पूरी कोशिश भी कर रहे थे। और इसकी शुरुआत दोस्ती से हुई थी, जिस दोस्ती में उन्होंने वादा किया था कि वो एक दूसरे से सब कुछ बताएंगे, हर परेशानी, हर शिकायत, अपने मन की हर बात। क्या हुआ आहना, आप कुछ परेशान लग रही हो? ऋत्विक उसके पास आते हुए बोला तो आहना उसकी तरफ पलटी और बोली, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है ऋत्विक जी। क्या हुआ? ऋत्विक भी अब सीरियस होते हुए बोला तो सबसे पहले आहना ने अपना फोन लिया और किसी का नंबर डायल किया। नंबर बिजी आ रहा था। ये देख आहना ने फोन काट दिया और फिर ऋत्विक को देख बोली, आप बस 5 मिनट रुकें, हम आपको सब कुछ बताते हैं। ये सुन ऋत्विक खामोश हो गया तो आहना ने एक बार फिर से नंबर डायल किया। एक बार फिर से फोन बिजी बताने पर आहना ने फोन काट दिया। वो तीसरी बार फोन मिलाने ही जा रही थी कि उसके फोन पर शौर्य का फोन आ गया। आहना ने तुरंत ही फोन उठा लिया तो दूसरी तरफ से शौर्य बोला, क्या हो गया आहू, सब कुछ ठीक तो है? शौर्य की ऐसी घबराई हुई आवाज सुन सबसे पहले आहना ने उसे शांत करते हुए कहा, हाँ शौर्य भाई, सब कुछ ठीक है, बस हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप फ्री हैं क्या? हाँ बोलो ना, शौर्य ने कहा। तो आहना ने बिना किसी बात को घुमाए सजाए सीधा अपना सवाल पूछ लिया, जिसे सुन शौर्य हैरान रह गया और आहना का शक यकीन में बदल उठा। ऋत्विक के चेहरे पर भी अलग भाव खिल उठे। भाग 24। बातों को बिना घुमाए और कहीं ले जाए आहना ने साफ साफ पूछा, शौर्य भाई, आप किसी को पसंद करते हैं? अचानक आहना के मुंह से ये सवाल सुन शौर्य अचरज में पड़ गया, पर खुद को संभाल कर बोला, तुम ऐसा क्यों कह रही हो और अचानक ये सब क्यों पूछ रही हो आहू? शौर्य ने कहा तो आहना सख्त होते हुए बोली, सच सच बताइए शौर्य भाई, हम बिल्कुल सीरियस हैं। आहना ने कहा,
शौर्य को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। आहना ने बहुत देर तक उसके जवाब का इंतजार किया, पर जब शौर्य ने कुछ नहीं कहा तो वो बोल पड़ी, आप जानते भी हैं कि जिस लड़की को आप पसंद करते हैं वो कोई और नहीं, हमारी नंद है। ये सुन अब हैरान होने की बारी ऋत्विक की थी। नंद का जिक्र सुनते ही उसके जहन में काव्या का ख्याल आया। काव्या का शौर्य से क्या लेना देना है? उसके दिमाग में भी ये सारी बातें अब घूमने लगी थीं। उसने आहना को देखा तो आहना ने उसे आंखों से शांत रहने के लिए कहा और शौर्य के जवाब का इंतजार करने लगी। दूसरी तरफ से शौर्य के पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो सीधा बोला, जानते हैं। शौर्य का ये जवाब सुन आहना हैरान हो गई और शिकायती लहजे में बोली, भाई आपको ये पता था और फिर भी आपने हमें नहीं बताया, क्यों? मुझे लगा शायद तुम समझोगी नहीं, शौर्य ने बिना बातों को सजाए कहा। तो आहना हल्की नाराजगी से बोली, बुरा लगा शौर्य भाई ये जानकर कि आपको लगा हम नहीं समझेंगे। आपको क्या लगता है आज हमने आपको किस लिए फोन किया है? ये कहने के लिए कि आप काव्या से बात करना बंद कीजिए, ये सब गलत है, या फिर पता नहीं क्या क्या। अगर आपको ऐसा लगता है ना भाई तो आपको बहुत गलत लगता है। हमने सिर्फ आपको आज ये बताने के लिए फोन किया था कि जब से हम इस घर में आए हैं तब से ही काव्या हमें बहुत प्यारी है। वो हमें हंसाती है, हमारे साथ मस्ती करती है, हमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए हमें भी उसकी खुशी का उतना ही ख्याल है। पर आज शादी वाली बात के जिक्र पर उसकी आंखों में हमने आंसू देखे। उसका वो चेहरा जो हमेशा खिला रहता था आज बुझा हुआ देखा, जो देखकर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके मुंह से हमने आपका नाम सुना। हम बस कंफर्म होना चाहते थे कि जो कुछ हमें पता चला वो सही है या नहीं, इसीलिए हमने आपको फोन किया। हमने आपसे पूछा पर फिर भी आपने हमें नहीं बताया। शौर्य भाई, हमने बस ये कहने के लिए फोन किया था कि जो भी काव्या कह रही है मान जाइए, जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए, इससे पहले कि कुछ गलत हो। इतना बोलकर आहना खामोश हो गई। अब शौर्य को मनी मन बुरा लगा कि शायद वो कुछ गलत बोल गया। आहना तो वो लड़की थी जो उसकी बात उसके बिना कहे समझती थी और शौर्य को बहुत मानती भी थी, पर आज उसने उसी का दिल दुखा दिया था। शौर्य कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि आहना बोल पड़ी, अपना ध्यान रखना भाई, हम चलते हैं, ऋत्विक जी को कुछ काम है, बाय। इतना बोलकर आहना ने फोन रख दिया, पर दूसरी तरफ शौर्य बेचैन हो उठा। आहना ने फोन रखा तो उसकी आंखों में नमी तैर गई। ऋत्विक को कुछ कुछ बात तो समझ में आ गई थी, पर वो तुरंत किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता था, इसीलिए आहना के बोलने का इंतजार करने लगा। पर जैसे ही उसने आहना की आंखों में नमी देखी, हर बात को भूल वो हौले से उसकी तरफ गया और उसके चेहरे की तरफ झुक उसकी आंखों में आए आंसुओं को अपने हाथों से साफ करते हुए बोला, अभी जिस तरीके से आप बात कर रही थी ना आहना, आपसे कोई भी डर जाता, और अभी फोन रखते ही ऐसे रोने लगी, इसे हम क्या समझें? हमें क्या पता इसे लौ की भाषा में क्या कहते हैं, आपको पता होगा तो आप बता दीजिए। अपने आंसुओं को पोंछ आहना ने तपाक से जवाब दिया तो ऋत्विक के लब मुस्कुरा दिए और वो प्यार से बोला, आप हमें हमारे लॉयर होने पर कुछ ज्यादा ही चिढ़ाने नहीं लगी हैं? तो आप भी हमें हमारे इमोशनल होने पर कुछ ज्यादा ही चिढ़ाने नहीं लग गए हैं? आहना ने कहा तो ऋत्विक उसकी तरफ झुकते हुए बोला, हाँ बिल्कुल चिढ़ाने लग गए हैं और आगे भी चिढ़ाएंगे, क्यों नहीं चिढ़ा सकते मिसेस माहेश्वरी। मिसेस माहेश्वरी, ये लफ्ज ऋत्विक ने पहली बार इस्तेमाल किए थे, जिसे सुन आहना का दिल धड़क उठा। वो कुछ बोलने को हुई पर उसकी जबान लड़खड़ा गई और वो लड़खड़ाते लफ्जों में बोली, अब हाँ, हमने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। फिर क्या मतलब था आपकी बात का, बताइए मिसेस माहेश्वरी। ऋत्विक ने ये कहा तो आहना ने अपनी पलकें झुका ली। मन ही मन वो अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रही थी, जो कहीं न कहीं नाकाम रही। इससे पहले कि ऋत्विक आगे कुछ कहता, आहना हौले से अपनी पलकें उठाती है और उसकी आंखों में देखकर बोलती है, वो क्या है ना मिस्टर माहेश्वरी, हम जानते हैं आप हमें जानबूझकर सता रहे हैं, तो ऐसा करना बंद करें और ये बताएं क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे अच्छी बात क्या है? आहना की इस बात पर ऋत्विक ना में सर हिलाते हुए बोला, जी हम तो नहीं जानते, बताइए। ये बात ऋत्विक ने इतने प्यार से कही कि एक पल के लिए आहना का दिल धड़क उठा, पर अगले ही पल वो अपना ध्यान इस बात से हटाकर बोली, बात यह है कि आप में बहुत पेशेंस है। हम जानते हैं कि अभी आप जानना चाहते हैं हम किस लिए इतने परेशान थे, शौर्य भाई ने फोन पर क्या कहा और काव्या को लेकर क्या बात चल रही थी, पर फिर भी हमें रोते देख बात को बदलने के लिए आपने ये सब कुछ किया है ना।
और फिर मुस्कुराकर वो मासूमियत से बोली, आप इतने अच्छे कैसे हैं ऋत्विक जी? आहना की इस बात पर ऋत्विक मुस्कुरा दिया और अपने कंधे उचकाकर आहना से प्यार से बोला, अच्छा सुने, अब हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अब आहना सीरियस हो गई थी तो ऋत्विक भी सीरियस हो गया। वो दोनों सोफे पर जाकर बैठ गए। अब ऋत्विक खामोशी से आहना की तरफ देखने लगा तो आहना ने गंभीर भाव से कहना शुरू किया, अभी कुछ देर पहले हम काव्या को उसके कमरे में हल्दी वाला दूध देने गए थे तो हमें उसके रोने की आवाज आई। हमने उसकी बातों को सुना तो हमें पता चला कि दादी सा, माँ सा और बाबा सा उसकी शादी के लिए सोच रहे हैं। पर ऐसा नहीं हो सकता है ऋत्विक जी, क्योंकि काव्या किसी और से प्यार करती है। वो अपने कमरे में बहुत रो रही थी। और तो और वो जिस शख्स को पसंद करती है वो कोई और नहीं बल्कि सुधा के बड़े भाई शौर्य हैं। आप ऐसा मत समझना कि हम उन्हें जानते हैं इस वजह से हम इस बात का साथ दे रहे हैं, पर अगर वो शौर्य भाई के अलावा कोई और भी होता तो भी हम यही कहते। ऋत्विक अपलक आहना को देख रहा था। ये देख आहना ने आगे कहा, पता है क्या ऋत्विक जी, अगर काव्या ने किसी को चुना है तो कुछ सोचकर ही चुना होगा। अब यह हमारा फर्ज होता है कि हम एक बार देखें उसने जिसे चुना है वो सही है या नहीं, उसके लिए बेहतर है या नहीं। पर जितना हम शौर्य भाई को जानते हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं। हाँ, थोड़े बिजी रहते हैं, पर जिस तरीके से वो काव्या से बात कर रहे थे उनके लहजे से पता चल रहा था कि उनकी मोहब्बत कितनी गहरी है। फिर भी हम इतनी जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। ये सब कुछ आप पर है, क्योंकि काव्या के बड़े भाई हैं आप। पर हमें डर लगता है कि दादी सा इस बात को लेकर कुछ जल्दबाजी ना कर दें, क्योंकि फिर तो बाबा सा या माँ सा भी कुछ नहीं कह पाएंगे। तो बस आप किसी न किसी तरह इस बात को टाल दीजिए। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाहते हैं? ऋत्विक ने आहना की पूरी बात खामोशी से सुनी। वो लगातार अपने दिमाग में कुछ सोच रहा था। एक लॉयर कभी किसी चीज को सिर्फ एक नजरिए से नहीं देखकर सोचता, हर नजरिए से देखकर बात को परख कर ही कुछ कहता है। आहना उसके चेहरे पर आते जाते भावों को देख रही थी। तभी एकाएक ऋत्विक बोला, हम शौर्य से मिले हैं। व्यक्तित्व के तो वो बुरे नहीं हैं, पर एक बार मिलकर कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए आप ऐसा कीजिए आहना, उन्हें मिलने के लिए बुलाइए। हम उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, तभी इस बात को आगे घर वालों के सामने रखेंगे। और रही बात घर वालों की, तो अगर वो कुछ भी ऐसा जिक्र करेंगे तो हम खुद इस बात के लिए इनकार कर देंगे। और रही बात काव्या की, तो बेहतर रहेगा कि हम दोनों एक बार उससे बात करें ताकि वो ज्यादा परेशान ना हो। इतना बोलकर ऋत्विक खामोश हो गया तो आहना ने हामी भर दी और प्यार से बोली, जी ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे। आहना ने इतना कहा फिर उठकर जाने लगी तो ऋत्विक धीरे से बोला, अगर आपके पास हमारे लिए थोड़ा सा समय हो तो एक काम करेंगी? जी कहिए ना। आहना उसकी तरफ घूमकर बोली तो ऋत्विक तुरंत बोला, हम अभी लैपटॉप पर एक मेल चेक कर रहे हैं जिन्हें चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा सर थोड़ा दुख रहा है, आप हमारे लिए कॉफी बनाकर लाएंगी? आप अपना काम कीजिए, हम कॉफी लाते हैं। इतना बोलकर आहना कमरे से बाहर चली जाती है तो वहीं ऋत्विक कमरे में इधर से उधर चहलकदमी करते हुए आहना की सारी कही बातों को सोचने लगा और शौर्य को लेकर थोड़ा सीरियस हो गया। वो सोफे पर एक तरफ बैठ अपना लैपटॉप ऑन करता है और सबसे पहले मेल चेक करने का काम शुरू करता है। वो मेल्स पढ़ ही रहा था कि तभी उसे एक अर्जेंट मेल दिखता है जिसे खोल वो पढ़ने लगा। कुछ देर बाद आहना कमरे में आई और कॉफी का कप ऋत्विक की तरफ बढ़ाते हुए बोली, कॉफी। ऋत्विक जिसने अपनी मेल्स चेक कर ली थी, लैपटॉप ऑफ करके साइड में रख देता है और कॉफी का मग आहना के हाथों से लेकर बोला, आपकी कहाँ? इस पर आहना प्यार से बोली, हम कॉफी नहीं चाय पीते हैं। तो वो पीजिए फिर। ऋत्विक मुस्कुराकर बोला और अपनी कॉफी का एक सिप लिया। कॉफी सच में टेस्टी थी तो वहीं आहना अपनी चाय पीने लगी। एकाएक ऋत्विक कॉफी पीते पीते ही बोला, कॉफी अच्छी बनी है। जैसे ही ऋत्विक ने ये कहा, आहना अपनी चाय का घूंट भरते हुए बोली, अगर अच्छी बनी है तो अगली बार बनवाने के लिए पूछना मत, हक से कहना कॉफी चाहिए। आफ्टर ऑल हस्बैंड है आप हमारे, इतना हक तो है ना आपका हम पर। आहना ने ये बात बिना ऋत्विक की तरफ देखे कही थी, पर उसकी इस बात से ऋत्विक के दिल की धड़कनें बढ़ उठीं। ऋत्विक ने अपनी नजरें आहना पर डाली तो वो शिद्दत से अपनी चाय की चुस्कियां ले रही थी। वहीं उसके लफ्ज ऋत्विक के जहन में गूंज रहे थे, आफ्टर ऑल हस्बैंड है आप हमारे, इतना हक तो है ना आपका हम पर। आहना को जब ऋत्विक की नजरों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस हुई तो उसने सीधा ऋत्विक की तरफ देखा और अचानक दोनों की नजरें मिलीं।
तो ऋत्विक थोड़ा अनकंफर्टेबल सा हो गया। उसे अनकंफर्टेबल होते देख आहना ने अपनी नजरें हटा लीं और धीरे से बोली, कुछ नहीं हो सकता आपका, और फिर अपनी चाय का कप वहीं टेबल पर रख बिस्तर की तरफ बढ़ गई। अगला दिन नाश्ते का समय। सब लोग नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। आहना और ऋत्विक की नजर जब काव्या पर गई तो उसकी आंखें हल्की सूजी हुई लग रही थीं। कोई और इसकी वजह जाने न जाने, पर वो दोनों बखूबी समझ रहे थे और मन ही मन इस बात की दुआ भी कर रहे थे कि अभी इस बात को टाल दिया जाए, पर शायद ये कुछ ऐसा था जो अब और बढ़ने वाला था। विक्रम जी एक प्यारी सी मुस्कुराहट अपने होठों पर लाकर बोले, आप सभी घर वालों को ये बताना था कि अब हम काव्या के लिए रिश्ते देखना शुरू कर चुके हैं और मासा की नजर में एक लड़का है। अभी उन्होंने उसके परिवार वालों से बात करने का सोचा है, इसलिए वो आज शाम को बात करेंगी, फिर देखते हैं क्या होता है। काव्या की शादी की खबर सुनकर तो सारे लोग खुश हो गए। युवराज काव्या को देख आई विंक करता है तो काव्या बस फीका सा मुस्कुरा देती है। काव्या के चेहरे पर छाई उदासी देख आहना को अच्छा नहीं लगता और वो आंखों ही आंखों से ऋत्विक को देखती है। तो ऋत्विक एक एक पल कुछ सोचता हुआ बोला, बाबा साहब अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहेंगे। आखिर अब क्या कहेगा ऋत्विक, क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए एक विवाह ऐसा भी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 25। काव्या की शादी की खबर सुनकर तो सारे लोग खुश हो गए। युवराज काव्या को देख आई विंक करता है तो काव्या बस फीका सा मुस्कुरा देती है। काव्या के चेहरे पर छाई उदासी देख आहना को अच्छा नहीं लगता और वो आंखों ही आंखों से ऋत्विक को देखती है। तो ऋत्विक एक एक पल कुछ सोचता हुआ बोला, बाबा साहब अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहेंगे। हाँ हाँ कहिए ना रकी, क्या बात है, विक्रम जी ने कहा। तो ऋत्विक स्पष्ट रूप से अपनी बात रखते हुए बोला, दरअसल बाबा साहब काव्या को देखने के लिए जो भी लोग आएंगे, हम चाहते हैं कि उसका बड़ा भाई होने के नाते हम भी उस समय वहाँ पर मौजूद हों। पर अगर आप इस बारे में अभी बात करने की सोच रहे हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें शायद कल या परसों किसी केस के सिलसिले में जयपुर जाना है और ये केस हमारा बहुत ज्यादा अर्जेंट है, बिरला कंस्ट्रक्शन का। आप जानते होंगे, शायद आपके पास भी मेल आई होगी, तो हमारा मतलब है कि क्या कुछ पल रुका नहीं जा सकता। ऋत्विक की इस बात पर आहना मन ही मन खुश हो गई और अपनी फिंगर्स क्रॉस कर ली। काव्या को भी इसी बहाने कहीं न कहीं एक राहत सी मिली थी कि शायद कुछ पलों के लिए बात टल जाए। सभी लोग विक्रम जी की तरफ गौर से देख रहे थे कि आखिर वो क्या कहेंगे, क्योंकि विक्रम जी को ऋत्विक की बात बहुत ही वाजिब लगी। तो वो सहजता से बोले, आपकी बात बिल्कुल सही है रिकी, बिरला कंस्ट्रक्शन की मेल हमें भी आई है और हमारे उनके साथ सिर्फ प्रोफेशनली नहीं पर्सनल रिलेशंस भी हैं, तो उनके केस में देरी नहीं की जा सकती। और अगर बात काव्या की है तो उसके सभी भाइयों का होना भी जरूरी है। तो ऐसा करते हैं कि जब तक आप वापस नहीं आ जाते तब तक इस बारे में कोई बात नहीं होगी, अब ठीक है। विक्रम जी की इस बात पर ऋत्विक मुस्कुराकर हामी भर देता है। तो विक्रम जी अरुंधति जी की तरफ देखकर कहते हैं, मासा अगर आपको, वो बोल ही रहे थे कि अरुंधति जी ने कहा, थारा फैसला सही से, हमें कोई दिक्कत को नहीं। इस बात पर विक्रम जी भी हामी भर देते हैं और सभी लोग अपना नाश्ता करना शुरू करते हैं। आहना अपना नाश्ता करते समय एक नजर ऋत्विक को देखती है तो ऋत्विक मुस्कुराकर पलकें झुकाकर आश्वासन जताता है कि चिंता मत करो, हम हैं। रात का समय, ऋत्विक और आहना का कमरा। आहना एक सूटकेस में अपना और ऋत्विक का सारा सामान पैक कर रही थी। ये सब करते हुए दिया भी उसे टुकुर टुकुर देख रही थी। सामान रखते हुए आखिर आहना ने दिया से पूछ ही लिया, आप क्या देख रही हैं दिया? तो दिया प्यार से बोली, आपको देख रहे हैं चाची सा, आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आप ना बहुत ज्यादा सुंदर है और तो और आपका सारा काम इतने अच्छे से होता है ना। हमने आपका घूमर भी देखा था चाचा सा के फोन में, वो अकेले बैठकर देख रहे थे। हमने पूछा क्या देख रहे हैं, तब उन्होंने बताया तो हम भी साथ बैठकर देखने लगे। दिया की बात सुन आहना दिल ही दिल में बोली, ऋत्विक जी हमारा घूमर का वीडियो अब भी देखते हैं। वो खुद में बोल ही रही थी कि दिया ने आगे कहा, वैसे अगर आप बुरा ना मानो तो क्या हम आपको छोटी माँ कहकर बुला सकते हैं? छोटी माँ शब्द सुनते ही जैसे आहना के कानों में मिश्री सी घुल गई हो। वो दिया की तरफ घूमी और उसके पास जाकर अपने घुटनों के बल बैठते हुए बोली, आप हमें ये क्यों बुलाना चाहती हो? सिंपल, आप बिल्कुल हमारी मासा के जैसी हो,
जैसे वो हमारा ध्यान रखती है वैसे आप भी हमारा ध्यान रखते हो। आप हमें वो ओम भूर्भुवः स्वः वाला मंत्र भी सिखा रही हो, और आप सुबह हमारे लिए दूध भी बनाती हो और रात में हमें कहानियां भी सुनाती हो, और आप बिल्कुल हमारी मासा के जैसे प्रिटी हो, इसीलिए हम आपको छोटी माँ बुलाना चाहते हैं। आपको अच्छा नहीं लगा क्या? आपको बुरा लगा? तत ये बात किसी को बुरी लगती है? हमें बहुत अच्छी लगी। हमें तो पता ही नहीं था हमारी दियू हमसे इतना प्यार करती है, आहना ने मासूमियत से कहा। तो दिया उसके गले लग गई और प्यार से उसके गाल पर किस करके बोली, बिल्कुल, आई लव यू छोटी माँ। आई लव यू टू दियू, आहना ने कहा। और फिर जब दिया से अलग हुई तो एक बार फिर सूटकेस में कपड़े रखने लगी। ऋत्विक जो कि दरवाजे पर खड़ा अभी अभी दोनों का ये प्यारा सा इमोशनल सीन देखकर हटा था। जैसे ही अंदर आया, दिया तेज आवाज में बोली, छोटी माँ चाचा सा आ गए। दिया के मुंह से चाचा सा सुन ऋत्विक ने अपना मुंह बना लिया। दिया को उसके मुंह बनाने की वजह पता ही नहीं चली, तो वो बोली, आपको क्या हुआ? ये मुंह क्यों बनाया हुआ है? इस बात पर ऋत्विक किसी छोटे बच्चे की तरह चेहरा दूसरी तरफ करके बोला, आपको उससे क्या? आपको तो अपनी छोटी माँ मिल गई, हमारा क्या? हम सिर्फ चाचा सा ही रहेंगे, हमारा प्रमोशन नहीं करने वाली आप गुड़िया। दिया को अब जाकर कहीं ऋत्विक की बात समझ में आई और वो अपने माथे पर हाथ रखकर बोली, ओफो, तो डायरेक्टली बोलो ना। चलिए फिर आज से हम आपको छोटे पा कहकर बुलाएंगे। अब खुश? हाँ, बहुत खुश। ये कहते हुए ऋत्विक ने अपनी पैंट की पॉकेट से 2 चॉकलेट निकाल दिया के आगे कर दी, जिसे देख दिया खुश हो गई। उसने उन्हें लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो ऋत्विक अपने गाल पर उंगली रख कुछ इशारा करता है, जिसे देख दिया पहले तो उसे घूरती है, पर अगले ही पल चॉकलेट के लालच में उसके गाल पर किस करके चॉकलेट लेकर बाहर उसको जीभ चढ़ाते हुए भाग जाती है। बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं आप, आहना ने कहा। तभी ऋत्विक ने अपनी पैंट की दूसरी पॉकेट से 2 और चॉकलेट्स निकाली और आहना की तरफ कर दी, जिसे देख आहना ने किसी मासूम बच्चे की तरह उन्हें लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। ऋत्विक बोल उठा, जैसे चॉकलेट देख बच्ची बन जाती हैं आप, क्यों? ऋत्विक जी, आहना ने ऊँघते हुए कहा। तो ऋत्विक ने प्यार से कहा, लीजिए लीजिए, हमारा चॉकलेट के साथ मस्ती करने का कोई इरादा नहीं है। ये कह ऋत्विक ने अपनी हथेली आगे कर दी तो आहना ने चॉकलेट्स ले ली। वहीं ऋत्विक एक तरफ बैठते हुए बोला, तो पैकिंग हो गई सारी? आहना अपनी चॉकलेट खाते हुए बोली, हमने सारे कपड़े रख लिए हैं। आपके कपड़े रख दिए हैं, आपके रुमाल रख दिए, आपका सब सामान रख दिया, आपकी दोनों फाइल्स भी रख दी हैं, लैपटॉप चार्जर भी रख दिया, कुछ बचा तो नहीं ना? आहना सामान गिनाते हुए बोली। तो ऋत्विक हंस पड़ा और बोला, जी नहीं, आपने सब कुछ रख दिया है। वैसे आपको एक बात याद है ना आहना? क्या? आहना चॉकलेट खाते हुए बोली। तो ऋत्विक बोला, जब हम मुंबई से हवेली आने के लिए निकले थे तब सिर्फ आपने हमारे कुछ कपड़े रखे थे और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थी, और आपने हमसे कहा हम सब कुछ खुद देख लें। आज ऐसी कोई गुंजाइश क्यों नहीं नजर आई? ये सुन आहना एक पल के लिए रुकी और फिर कुछ सोचकर बोली, तब हमारे बीच कुछ था, पर अभी हमारे बीच बहुत कुछ है, शायद इसलिए। बहुत कुछ जैसे कि? ऋत्विक उठकर एक कदम उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला। तो आहना भी एक कदम पीछे को हो गई और बोली, जैसे कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे को समझने भी लगे हैं। और अचानक से कॉन्फिडेंट होकर बोली, और हाँ, ये सब करने का अब हमारे पास हक भी है, इसलिए। इतना बोल आहना खामोश हो गई। तो ऋत्विक प्यार से बोला, जी समझ गए। वो आगे कुछ बोलने को हुआ कि उसके फोन की मैसेज नोटिफिकेशन बज उठी। उसने फोन चेक किया, कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं था, पर अगले ही पल वो अपने फोन में अलवर से जयपुर जाने का टाइम डिस्टेंस चेक करने लगा। तभी उसकी नजर वापस आहना पर गई तो उसने देखा वो किसी बच्चे की तरह एक तरफ होकर चॉकलेट खा रही है, जिसे देख वो मुस्कुरा उठा और फिर अगले ही पल अपना पूरा ध्यान अपने फोन में लगाकर दिल ही दिल में बोला, ये कहती हैं कुछ नहीं हो सकता हमारा, पर हम कहेंगे न जाने क्या होगा इनका। ठीक 2 दिन बाद ऋत्विक और आहना हवेली से जयपुर के लिए निकलते हैं। वैसे तो दिया भी इनके साथ में जाने की जिद कर रही थी, पर उत्कर्ष के बहुत समझाने पर दिया आखिर मान ही गई। सभी घर वालों ने दोनों को विदा किया और एक अच्छी खुशखबर के साथ वापस आने के लिए कहा। इन 2 दिनों में शौर्य ने आहना से बात करने की कोशिश की थी। पहले तो आहना नाराज रही, पर बाद में शौर्य ने उसे किसी तरह मना ही लिया
आहना ने शौर्य को अपनी और ऋत्विक के साथ हुई सारी बात बताकर काव्या को सब कुछ बताकर शांत रखने को कहा। पर जब तक काव्या को ये पता चला कि आहना और ऋत्विक सब कुछ जानते हैं, वो दोनों जयपुर के लिए जा चुके थे। जाते वक्त काव्या उनसे बात भी नहीं कर पाई। लगातार 3 घंटे ड्राइव करने के बाद फाइनली ऋत्विक और आहना जयपुर पहुंच चुके थे। जयपुर में इस वक्त मानसरोवर जगह पर वो लोग रुके। उन दोनों ने फोन में चेक किया तो नियर बाय होटल में एक रूम अवेलेबल था। ऋत्विक ने होटल का रूम बुक किया और गाड़ी वहीं पार्किंग में लगाकर आहना के साथ होटल में चला गया। उन्होंने चेक इन कर अपना अपना आईडी कार्ड दिया और फिर रूम की तरफ चले गए। आहना काफी ज्यादा थक गई थी। हालांकि वो पूरे रास्ते आंखें बंद किए हुए ही आई थी, पर फिर भी सफर की थकान और घबराहट तो अलग ही होती है। ऋत्विक और आहना दोनों रूम में पहुँचे। आहना ने की कार्ड वहीं पास लगे बोर्ड में लगाया तो पूरे रूम में लाइट ऑन हो गई और आहना अंदर बढ़ी। उसने सूटकेस एक साइड रखा तो ऋत्विक ने डोर लॉक किया और वो भी अंदर आ गया। दोनों ने एक नजर रूम को देखा। रूम काफी बड़ा और वेल डिजाइन्ड था। ऋत्विक ने आहना को देखा जो काफी थकी हुई लग रही थी। उसे देख वो प्यार से बोला, आहना सबसे पहले आप जाकर फ्रेश हो जाओ और चेंज कर लो, फिर रेस्ट कर लो, उसके बाद कुछ खाने का देखते हैं, ओके? जी। आहना अलसाई हुई सी बोलती हुई आगे बढ़ती है कि अचानक वहाँ बिछी मैट से उसका पैर उलझ जाता है और वो लड़खड़ाकर गिर जाती है।